हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पुष्यमित्र सुंग, जो सुंग वंश के संस्थापक रहे हैं और काफ़ी प्रतापी राजा हुए हैं सुंग वंश के। उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पुष्यमित्र सुंग कौन थे? तो पुष्यमित्र सुंग जो है सुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की, मौर्यों के जो सम्राट थे, अंतिम जो सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके सुंग वंश की नींव रखी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने 36 वर्षों तक राज्य किया था। लेकिन जो हर्ष चरित्र है वो इस घटना का वर्णन इस प्रकार करता है कि आर्य सेनानी, जो अनआर्य सेनानी थे, अनआर्य सेनानी पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने बुद्धिहीन स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर दी। जो बुद्धिहीन स्वामी थे उनके बृहद्रथ, उनकी हत्या कर देते हैं। और पुराण और हर्ष चरित्र के अनुसार पुष्यमित्र के लिए सेनानी अर्थात सेनापति की उपाधि का प्रयोग हमें मिलता है। दिव्य वेदांत से हमें ये पता चलता है कि जो पुष्यमित्र थे वो पुष्य धर्म के पुत्र थे। मतलब उनके जो पिता थे उनका नाम था पुष्य धर्म, ऐसा कहा जाता है। उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो सैनिक जीवन से प्रारंभ होता है। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। देख लेते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया और उनके पुत्र अग्निमित्र को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। पुष्यमित्र सुंग के बाद जो अगले शासक बनेंगे, जो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, वो अग्निमित्र बनेंगे। अग्निमित्र क्योंकि सुंग वंश में 10 राजाओं ने शासन किया है, लेकिन अग्निमित्र के बाद में सुंग वंश का पतन स्टार्ट हो गया था। साम्राज्य जो है बहुत तेजी से विघटित होने लगा था। कुछ शिलालेख और कुछ सिक्कों से हमें ये संकेत मिलते हैं कि उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में छोटे राज्य, शहर राज्य शामिल थे, जो किसी भी सुंग आधिपत्य से स्वतंत्र थे। राजवंश विदेशी और स्वदेशी दोनों शक्तियों के साथ अपने कई युद्ध के लिए विख्यात थे। मतलब वो आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे युद्ध करते रहते थे, प्रसिद्ध थे। जैसे विदर्भ से युद्ध, यवनों का आक्रमण इनके समय में हुआ, तो युद्ध में ये लोग व्यस्त रहते थे। उन्होंने कलिंग, सातवाहन वंश, इंडो यूनानी साम्राज्य, मथुरा के पांचालों और मित्रों से लड़ाई लड़ी। इस अवधि के दौरान कला, शिक्षा, दर्शन और सीखने के अन्य रूपों में छोटे टेराकोटा चित्र, बड़ी पत्थर की मूर्तियां और स्थापत्य, स्मारक और भरूच में स्तूप, सांची में प्रसिद्ध महान स्तूप शामिल हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुंग शासकों ने शिक्षा और कला के शाही प्रयोजन की परंपरा को भी स्थापित करने में मदद की थी। साम्राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ब्राह्मी लिपि का एक प्रकार थी और संस्कृत लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। परवर्ती मौर्यों के निर्बल शासन में मगध का जो प्रशासन था वो बहुत ही धीमा पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था, और देश को आंतरिक और बाह्य संकटों का खतरा था। पुष्यमित्र सुंग के टाइम पर क्या हुआ कि देश को आंतरिक और बाह्य शक्तियों से खतरा होने लगा। तो ऐसी जो विकट परिस्थिति थी उसमें पुष्यमित्र सुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों को, जो कि अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, उनकी दोबारा से पुनः मतलब उनकी प्रतिष्ठा की। जो अशोक के समय में वैदिक धर्म बिल्कुल लुप्त सा हो गया था, तो दोबारा से उन्होंने वैदिक धर्म को
स्थापित किया। उनकी महानता का रहस्य है और इसी कारण उनका जो काल है वो वैदिक प्रक्रिया और वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स कि पुष्यमित्र शुंग के समय को, जो उनका मतलब समय है जिस टाइम वो राजा मतलब राज्य कर रहे हैं, उनके समय काल को वैदिक प्रतिक्रिया और वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग वंश जो है एक ब्राह्मण वंश था। अशोक की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद 184 ईसा पूर्व में यह स्थापित किया गया था, जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्यों की सेनानी या कमांडर इन चीफ द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके सेनानी थे, एक सेनापति थे पुष्यमित्र, जो बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और तब पुष्यमित्र शुंग जो है गद्दी पर बैठते हैं। तो इनके समय में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा ये देखते हैं। मौर्यों के बाद पहला ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र शुंग था। मौर्यों के बाद में जो पहले ब्राह्मण सम्राट हुए हैं वो पुष्यमित्र शुंग ही हुए हैं। और माना जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने बौद्धों को सताया था और ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान में योगदान दिया था, जिसने बौद्ध धर्म को कश्मीर, गांधार, बैक्टीरिया में बाहर की ओर मजबूर कर दिया। मतलब ये जो बौद्ध धर्म है ये गांधार, कश्मीर और बैक्टीरिया में जाने को मजबूर हो गया। बौद्ध के रूप में इस तरह के शास्त्र अशोकवादन के कारण दिव्यवदान, प्राचीन तिब्बती इतिहासकार तारानाथ बौद्धों के उत्पीड़न के बारे में लिखते हैं कि इन्होंने बौद्धों को काफ़ी सताया। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों को जला दिया था, स्तूपों को नष्ट कर दिया था और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी थी और उनके सिर पर पुरस्कार डाल दिए थे। लेकिन कुछ इन कहानियों को संभावित अतिशयोक्ति मानते हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो पुष्यमित्र को ब्राह्मणवादी धर्म की सर्वोच्चता को पुनर्जीवित करने और पशु बलि मतलब कि यज्ञों को फिर से स्थापित करने के लिए जाना जाता है। जैसे वैदिक काल में होता था वही सेम चीज़ें इन्होंने स्थापित की, वो लागू की, जो अशोक के द्वारा निषिद्ध कर दी गई थी, जो अशोक के द्वारा बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। सांची में शुंग काल का योगदान। शुंग वंश के शासकों ने शुंग काल में क्या सांची में योगदान रहा है इस बारे में हम देख लेते हैं। ये पिक्चर्स हैं शुंग काल की। अशोकवदान के आधार पर यह माना जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किसी समय स्तूप को तोड़ा गया होगा। एक घटना कुछ लोगों ने शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उदय से संबंधित है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को सेना के जनरल के रूप में पछाड़ दिया था। यह सुझाव दिया गया था कि पुष्यमित्र ने मूल स्तूप को नष्ट कर दिया होगा और उनके पुत्र अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण किया, कि जो स्तूप इन्होंने नष्ट किया है उसको दोबारा से बनवाया किसने था? अग्निमित्र ने, जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, इनके पुत्र होते हैं। शुंग काल के दौरान मूल ईंट स्तूप पत्थर से ढका हुआ था। शुंगों के शुंग युद्ध और संघर्ष शुंग काल की विशेषता थी। वे कलिंग, सातवाहन, इंडो यूनानियों, संभवतः पांचाल, मथुरा के साथ युद्ध करने के लिए जाने जाते थे। भारतीय यूनानी साम्राज्य के साथ शुंग साम्राज्य के युद्ध इस अवधि के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्तूप है ये। लगभग 180 ईसा पूर्व से ग्रीको बैक्ट्रियन शासक डेमोट्रियस ने काबुल घाटी पर विजय प्राप्त की और शुंगों का सामना करने के लिए ट्रांस इंडस में आगे बढ़ने का सिद्धांत दिया। इंडो ग्रीक मेनांडर को अन्य भारतीय शासकों के साथ पाटलिपुत्र में शामिल होने या एक अभियान में शामिल होने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि अभियान की सटीक प्रकृति और सफलता के बारे में बहुत कम जानकारी हम लोगों को प्राप्त है, लेकिन इन युद्धों का शुद्ध परिणाम अनिश्चित बना हुआ था। सिंधु नदी पर भी इनकी लड़ाई हुई थी। यूनानी और शुंगों के बीच में एक सीधा लड़ाई का लेखा जोखा भी पाया गया है। शुंग काल की कला, इनके टाइम की कला आर्ट के बारे में देख लेते हैं। शुंग कला शैली शाही मौर्यों से कुछ अलग थी, जो फारसी कला से प्रभावित थी। मतलब फारसी प्रभाव जो है शुंग काल की कला पर दिखाई देता था। इस प्रकार शुंग शैली को अधिक भारतीयों के रूप में देखा जाता था और इसे अक्सर अधिक स्वदेशी के रूप में वर्णित किया जाता है।
इस काल में कला, शिक्षा, दर्शन और अन्य विद्याओं का विकास हुआ। विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्र और महाभाष्य की रचना इसी काल में हुई थी। पतंजलि के योग सूत्र और महाभाष्य की रचना इसी समय हुई, शुंग काल में। यह मालविकिग्नामित्र में इसके बाद के उल्लेख के लिए भी जाने जाते हैं। इस काम की रचना कालिदास ने बाद के गुप्त काल में की थी। कालिदास ने मालविकिग्नामित्र की रचना गुप्त काल के लास्ट में की। शुंग सम्राटों की सूची। शुंग का जो वंश था उसमें 10 सम्राट हुए हैं। फर्स्ट थे पुष्यमित्र शुंग, और जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं अग्निमित्र, और सबसे जो लास्ट के शासक होते हैं वो होते हैं देवभूति। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग थे, फिर अग्निमित्र, फिर वसु ज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर भद्रका, फिर पुलिंदक, घोषा, वज्रमित्र, भगभाद्रा और देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश के सबसे लास्ट के शासक हुए हैं। इसके बाद में मौर्य जो मतलब शुंग वंश था उसका पतन हो जाता है। अग्निमित्र जब गद्दी पर बैठते हैं उसके बाद ही शुंग जो साम्राज्य है वो विघटित होने लगता है। ये मैप है शुंग साम्राज्य का। इनके पतन के बारे में देख लेते हैं। अग्निमित्र की मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से विघटित हो गया। शिलालेख और सिक्कों से हमें संकेत मिलते हैं कि उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में छोटे राज्य और शहर राज्य शामिल थे जो किसी भी शुंग आधिपत्य से स्वतंत्र थे। शुंगों के अंतिम राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी, और वासुदेव कण्व ही इनकी हत्या करके अपने एक नए राजवंश एक नए वंश की नींव रखेंगे जिसका नाम होगा कण्व वंश, जो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने तब कण्व वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार आंध्र सिमुका काव्यन और सुसरमन पर आक्रमण करेगा और शुंगों की शक्ति के अवशेषों को नष्ट करेगा और इस पृथ्वी को प्राप्त करेगा। पुराणों ने ये कहा था। पुराणों के अनुसार जो है आंध्र सिमुक काव्यन और सुसरमन पर आक्रमण करेगा और शुंगों की शक्ति के अवशेषों को नष्ट करके इस पृथ्वी को प्राप्त करेगा। तो ऐसे जो है शुंग जो साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसका नाम होता है कण्व वंश। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।